बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। शानदार जानदार ये अल्फाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम के लिए जिस तरह से पाकिस्तान ने शुरुआत की है, इन तीन अल्फाज से बयान किया जा सकता है, शानदार, जानदार और फिर धमाकेदार भी। ओमान के खिलाफ पाकिस्तान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जी, जिस तरह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि पाकिस्तान को ऐसा ही आगाज़ फराहम करना होगा, अपना इम्पैक्ट बिठाना होगा। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस की बात करें तो वो बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करने का उनको फैसला किया गया। फिर पाकिस्तान के लिए वो फैसला अच्छा भी साबित हुआ। उन्होंने 43 गेंदों पर 66 रन की धुआंधार बैटिंग की और इसके बाद साहबजादा फरहान के साथ उनकी 85 रन की पार्टनरशिप भी हुई। साहबजादा फरहान के रन की बात करें तो उन्होंने 29 रन बनाए, फ़खर जमान ने 23, जबकि मोहम्मद नवाज ने 19 रन पाकिस्तान के लिए जोड़े और ये रन मुफीद साबित हुए पाकिस्तान के ओवरऑल टोटल में। साइम अयूब की बात करें, कप्तान सलमान अली आगा, दोनों ने ही कल उनके लिए कहा जाए तो लकी डे नहीं था, अनलकी डे उनके लिए रहा और दोनों को गोल्डन डक मिला। इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने जो 160 रन का मजमुआ बनाया, जो टारगेट सेट किया, क्या इससे ज़्यादा रन पाकिस्तान को बनाने चाहिए थे? क्योंकि कल हम प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे, सकलैन भाई भी बात कर रहे थे कि कम अज़ कम 200 प्लस तक तो जाना चाहिए, चूँकि सामने ओमान की टीम है। फिर पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी ही शानदार रही, तमाम बॉलर्स ने विकेट हासिल की और साइम अयूब अगर बैटिंग में नहीं चल सके तो वो फिर बॉलिंग में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। फ़हीम अशरफ और सुफियान मुकीम ने भी 2-2 विकेटें ली। शाहीन, नवाज, अबरार ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही, इसको एनालाइज करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा लेती हूँ, सही हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है बेटा? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ सकलैन भाई। जानदार और धमाक आपने शानदार, जानदार और धमाकेदार इंट्रो करवाया आज। मेरे ख्याल से ऐसा ही बनता था। मैं सही कह रही हूँ कल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे ही बनता है। ठीक है। हमारे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद ओवैस, आपको पता है कि क्रिकेट पर, दीगर स्पोर्ट्स पर भी, लेकिन क्रिकेट पर गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ओवैस, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। इसके साथ साथ हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान खान भी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। ऑल राइट, सकलैन भाई, आपने भी कल सबने वैसे 100% ही प्रिडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान ही जीतेगा। ऑब्वियसली टीम्स में डिफरेंस ही इतना है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है। आपको पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस कल कैसी लगी? देखें, पाकिस्तान जीता, बहुत अच्छी बात है। विनिंग कॉन्फिडेंस कॉम्बो लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ, मैं अभी भी इस बात पे कायम दायम हूँ कि इनको 200 करना चाहिए था, 200 प्लस करना चाहिए था। जैसे अगर आप देखें तो हारिस को चीज़ें आसान नज़र आ रही थी, फ़खर को भी चीज़ें आसान लग रही थी, बैटिंग आसान लग रही थी। बाकियों को अनलकी, लकी रहना वो डिफरेंट चीज़ें हैं। चलें, जल्दी अर्ली आउट हो जाए तो वो बंदा कहता है कि यार कोई बैट्समैन आया, सेट नहीं हुआ। अर्ली ऑन चांसेस होते हैं बैट्समैन के आउट होने के, बॉलर को चांस होता है आउट करने का। बट मैं ये समझता हूँ कि 200 वाली विकेट, 200 प्लस वाली विकेट ये थी, मुझे ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे देखें, अगर दूसरी टीमें जो है, ख़ासतौर पर इंडिया जो है, वो देखेगा कि पाकिस्तान की जो टीम है कौन से बॉलर के ऊपर किस तरह की क्रिकेट एग्जीक्यूट कर रही हैं। शकील अहमद जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, 4 ओवरों में 17 रन दिए हैं, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें मुश्किल डाल रही है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को खाली जीत के ऊपर नज़र नहीं रखनी, अपनी खुशियां मनाएं, इंजॉय करें, कॉन्फिडेंस है, यूनिट अच्छा जा रहा है। हारिस की फॉर्म आ गई है, हारिस ने एक इनिंग्स में अपना नंबर चेंज किया, उसने रन बना के दे दिए। मगर दूसरी टीमें ये देख रही होंगी कि लेफ्ट आर्मर के खिलाफ कैसा खेल रहे हैं, अर्ली ऑन कैसा खेल रहे हैं। इसमें जिन खिलाड़ियों की फॉर्म नहीं है उनको वो कैसे प्रेशराइज करेंगे, जिनकी फॉर्म है उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये ऑपोजिशन ये तैयारी करेगी। तो आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट टू थिंक टैंक को, इसको सोचते रहे कि पाकिस्तान की टीम किस तरीके से क्रिकेट डिस्प्ले कर रही है और इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑपोजिशन को, खासतौर पर इंडिया को, वो उनके सामने अगर वो इसी तरह आगे चलती चली जाएंगी तो वो ज़ाहिर प्लान करके आएंगे और उसी तरह इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको किस तरह कवर अप करना है, किस तरह उनको प्रिपेयर करना है बड़े मैच के लिए, उसको देखना पड़ेगा। बहरहाल एनीवे, शानदार, जानदार, धमाकेदार मैच हुआ और पाकिस्तान ने जीता और 60 रन 67 के ऊपर उनको किया, मेरा आउट किया। और मैं ये समझता हूँ हमारे बॉलिंग यूनिट ने फिर एक दफ़ा
अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये 2-2 ओवर जो दे रहे हैं ना, ये असल में 4 ओवर का टेम्परामेंट और माइंडसेट डिफरेंट है। 2 ओवर का टेम्परामेंट और माइंडसेट डिफरेंट है। तो हेड कोच को और कैप्टन को और खासतौर पे बॉलर्स को 4-4 ओवर का कोटा जरूर कंप्लीट करवाए। साइम को 2 ओवर करवा के फिर 2 ओवर बाद में ना करवाना, ठीक है, आप दूसरी ऑप्शंस को भी ट्राई करते हैं, बट आपके जो मेन बॉलर हैं उनके 4 ओवरों का कोटा पूरा हो इंडिया के साथ खेलने के पहले, श्रीलंका से खेलने से पहले खासतौर पर इंडिया, ताकि उनका 4 ओवरों का माइंडसेट और 4 ओवरों की प्रेपरेशन और 4 ओवरों की उनकी प्लान की एग्जीक्यूशन कंप्लीट रहे। ये ना हो कि 2-2 ओवर का ज़हन बना के वो आगे जाए। तो बस ये कंसर्न है मेरा। सुफियान का एक ओवर रह गया, ये जो आप लूप होल्स का जिक्र कर रहे हैं ना, ये अगले मैचेस में हमारे लिए जरूरी होगा इनको कवर अप करना। और आपका जो तजिया है ना सकलैन भाई, वो भी शानदार और जानदार है। आपने परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ टीम की बात नहीं करी, आपका तजिया भी बड़ा धमाकेदार और जानदार है। अच्छा अवैस, आपको किस तरह का लगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो बताएं, एक्सपेक्टेशंस तो हमारी यही थी कि पाकिस्तान जीतेगा, लाजमी जीतेगा फॉर श्योर। बैटिंग को अगर एनालाइज करें आप ओवरऑल, देखिए, एक तो अच्छी बात है कि कल एक रिलीफ ऑफ, मैं कहता हूँ कि एक साइड थी कि हारिस ने कल परफॉर्म किया। आपको पता है, मैंने कहा ना कि परफॉर्मेंस ना हो रही हो, फिर इतनी ज़्यादा आप जिस पोजीशन के अंदर एशिया कप है, जिसको आप नाम को रिप्लेस करके आए, तो वो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है। जाके परफॉर्म करना, फिर आपको वो जो एक मसला था इंटेंट वाला, वो कल आपको नज़र भी आया, एग्रेसिव था, बीच में जल्दी आपके ओपनर्स आउट हो गए। साइम अयूब अनफॉर्चुनेट है, मुझे नहीं पता कि वो बड़ा बुरे तरीके से आउट हुए हैं, होना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि जिस वक्त आप एनालाइज किसी भी मैच को एक दिन पहले करते हो, हर बॉलर का ब्रेकडाउन होता है, तो आपको पता होता है। आपको देखें, एक चीज़ है, आपको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ओमान की बॉलिंग लाइनअप को, खास करके जब आप शाह फैसल की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर, बहुत डिसिप्लिन चैनल पे बॉलिंग थी, विकेट टू विकेट, स्लोअर वन उसका देख लें, बैक ऑफ द हैंड, मुझे नज़र नहीं आया कहीं वेवर्ड है, उसने कल फंसा के रखा है। पर सुल्तान की जो सकलैन भी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम उस दिन मैच में बात कर रहे थे कि इकॉनमी रेट उसका 7 से नीचे है, वो इफेक्टिव है वो, क्योंकि इस वक्त डिक्लाइनिंग एज है उनकी, क्योंकि ऑलमोस्ट आई गेस शायद लास्ट उनका टूर्नामेंट हो। लेकिन जिस तरीके से कल आप देखें, फिंगर स्पिन की बात कर लें, फिर उन्होंने 2-3 दफ़ा अपना एक्शन भी चेंज किया, खिंचा हुआ गेंद भी करवाया, शोड के यार उनके पास अच्छा एक प्लान था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस मैच से, अच्छी बात है आप जीते हैं, आपको थोड़ा सांस एक रिलीफ मिला है। मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, जब आप बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, बड़े मैचेस की बात करते हैं, आपके पास कोई ना कोई 2-3 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाइज सेंस में होता है कि यार हाँ ये खड़ा हुआ है ना यार, पता है कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करता रहेगा बीच में, जिस तरह बाबर और रिजवान पे पहले जैसे होता था कि यार हाँ ये है, ठीक है, डॉट बॉल डिलीवरीज हैं, लेकिन बीच में है तो ये कम से कम एक रिलायंस होती है ना, हाँ यार खड़ा हुआ है। अभी तक इस पूरे ऑर्डर को, आप बैटिंग को देखो, मैं बैकअप है अपनी जगह, लेकिन अभी तक मैं कहता हूँ ना, एक रिलायंस नहीं है, एक सेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं आसान अल्फाज में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ओपनर्स को देखो, अनफॉर्चुनेट है कि वो अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे, अल्लाह करे मैं कहता हूँ। मिडल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, हारिस ने अच्छी बात है कल परफॉर्म किया, आपने जाके फ़खर ने परफॉर्म किया, सलमान अली की बात करें, कप्तानी मटीरियल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन परफॉर्मेंस विद द बैट पैचेस के अंदर है, आपको उसको कंसिस्टेंट करना है। जब बड़े मैचेस की बात कर रहा हूँ, 160 कल आपने किया, सकलैन भाई की बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जब आप ऐसी टीम्स के खिलाफ खेलते हो, बेशक उनकी चैनल बॉलिंग डिलीवरी थी, बहुत अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप एक पाकिस्तान टीम हो, आप एक सीरीज जीत के गए हो, डिफरेंस क्रिएट करना, आपने डिफरेंस क्रिएट वहां पर करना है। आपके जिस तरीके से ओपनर्स आउट हुए, मैं साइम अयूब की फिर बात करूंगा, आप ठीक है, आपको 15, 16, 17 मैचेस गेस मिले थे, उसके बाद जाके आपने 50 किया है। इन लड़कों को बहुत अच्छे चांसेस मिले हैं, अब मौका है कि आपने उनको परफॉर्म करके देना है, आपने जाके मेरिट पे खेलना है। मैं यही पॉइंट लेकर जाऊंगी उस्मान की तरफ। उस्मान, आपको वैसे क्या प्रॉब्लम लग रही है इस वक्त? हमारे जो बैटर्स हैं, उन्होंने कल एक तो टोटल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 प्लस तो होना ही चाहिए एटलीस्ट ओमान के अगेंस्ट, वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। और फिर मैं खासतौर पर साइम अयूब के हवाले से बात करना चाहूंगी, आपको क्या प्रॉब्लम उनका लग रहा है बैटिंग में? आई थिंक कई दफा इंसान जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी कई दफा आपके आड़े आ जाता है, और साइम अयूब के साथ भी शायद यही हो रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। अभी पहला बॉल आप फेस कर रहे हैं और आप उसको नो लुक शॉट मारने के चक्कर में है, तो इस तरह की जब शॉट्स आप पहले ही गेंद पे मार देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होती है आपके लिए। और दूसरा, ओमान ने बॉलिंग भी कल काफी अच्छी की है, शाह फैसल की जिस तरह से बॉलिंग उन्होंने कल की, और उसके अलावा आमिर कलीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने दबाव बना के रखा हुआ था। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, पाकिस्तान कल बैटिंग के अंदर काफी रस्टी लगा है, और आप इससे पहले भी एक ट्राई सीरीज खेल चुके हैं यूएई की कंडीशन के अंदर, गो के वहां पे कुछ गेंद स्लो आ रहा था, स्पिन था, लेकिन फिर भी आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन फिर भी आपने विकेट लूज किए। साइम अयूब बॉल की जो लेंथ थी उसका अंदाजा नहीं लगा सके, और साथ में थोड़ा सा अनलकी भी रहे मेरा ख्याल है, क्योंकि बॉल पड़ के ज्यादा बाउंस भी नहीं हुआ, काफी नीचे रह गया।
लेकिन फिर भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि साइम अयूब जैसे बैट्समैन और आगे ओमान जैसी कमजोर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ उनको कम से कम 30-40 की इनिंग जरूर खेलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग के अंदर वो कसर दूर कर दी और 2 विकेटें भी हासिल कर ली आते साथ ही। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन था, लेकिन बैटिंग के अंदर काफी काम करने की जरूरत है। अगर आप देखें, मैं हारिस की यहाँ पर बात करूंगा कि अगर हारिस फॉर एग्जाम्पल कल ना चलते मैच के अंदर, तो फिर कौन रन्स करता आपको दिखाई दे रहा था। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और बैट्समैन वहां पर खड़ा होता या लंबी इनिंग खेलता हुआ नजर आ रहा था। सारे पैचेस के अंदर रन्स कर रहे थे, फ्लुएंट नहीं नजर आ रहे थे। शायद हो सकता है कि पिच का तो कंडीशंस को अभी उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके हमारे कुछ बल्लेबाज, लेकिन होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान टीम आगे इंडिया के खिलाफ अच्छा मैच खेले, आगाज अच्छा दे, क्योंकि बैटर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो बॉलिंग आपकी कहीं ना कहीं आपको मैच जितवाने की पोजीशन में आ सकती है। नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी अच्छी कर रहे हैं, तो बैट्समैन को जिम्मेदारी करनी होगी। और हारिस की जिस तरह से पोजीशन चेंज हुई है, ये एक अच्छा फायदा तो हुआ है पाकिस्तान को, लेकिन ये थिंक टैंक को सोचना चाहिए था कि अगर आपने उसको 1 डाउन पोजीशन पर खिलाना है तो उसको ट्राई नेशन सीरीज के अंदर ट्राई करते हैं 1 डाउन पोजीशन पर। लेकिन अब देर आए दुरुस्त है, अगर आपने उसको वहां पर खिलाया, वो चला है, तो अल्लाह करे कि वो अगले मैच के अंदर भी इसी तरह परफॉर्म करे। और फखर जमान अगर 5वें नंबर पर आकर खेल रहे हैं, तो वो उस जगह पर आकर अच्छी पाकिस्तान को एक लंबी इनिंग्स फराम कर दें, ताकि पाकिस्तान का स्कोर 170-180 तक चला जाएगा। और देखना ये भी होगा ना उस्मान के यही पैटर्न आगे इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी टीम जो है वो लेकर चलती है या नहीं। कप्तान क्या सोच रहे हैं, मैनेजमेंट क्या सोच रही है। सकलैन भाई, यही जो ऑर्डर कल के मैच में खिलाया गया, आपको लगता है कि आगे इसी को ही कंटिन्यू किया जाएगा? देखें, उस्मान की इस बात पे मैं मुत्तफिक हूँ। आप एक्सपेरिमेंट जो है ना वो वेल बिफोर टाइम करते हैं, ताकि आपके पास एविडेंस इनफ आ जाए। अब एक नॉक है ओमान के साथ इन्होंने किया है, क्या आया इंडिया के साथ वो इसी नंबर पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऐसा करना है। और फखर ऊपर से नीचे आया है, क्या वो उसको 2 नंबर चेंज हो गए ना, ऊपर वाले का नंबर नीचे आया, नीचे वाले का नंबर ऊपर है। आपने 1 चेंजिंग की, 2 चेंज की, चलो छोटी टीम के खिलाफ तो हो जाएगा, क्या बड़ी टीम के साथ आपको 2 चेंजिंगें करनी पड़ेंगी पोजीशंस की, क्योंकि दोनों माइंडसेट चेंज है, दोनों पोजीशंस चेंज है। तो इसका एक्सपेरिमेंट बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल अगर कॉन्फिडेंट है, फखर कहते हैं आई एम गुड टू गो, हारिस कहता है आई एम गुड टू गो, कैप्टन इज हैप्पी, हेड कोच इज हैप्पी एंड द बैटिंग कोच इज हैप्पी, तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको ये समझ आती है, और एक्सपेरिमेंट इन्होंने थोड़ा सा लेट कर लिया है, बट इफ दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड दे हैव अ बिलीफ, इनको जाना चाहिए ऐसे, ताकि आगे जाके जो है वो कर लिया जाए, इंडिया के खिलाफ इसी नंबर बैटिंग ऑर्डर को इस्तेमाल कर लिया जाए। बट एक कंसर्न मेरा जो है वो ये है कि इंडिया के खिलाफ ये ना समझे कि हमारे बॉलर मैच जितवा देंगे या हमारे बैट्समैन मैच जितवा देंगे, ये बहुत ही गलत अप्रोच होगी। पूरी टीम के तौर पे खेलना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये पूरी टीम को खेलना पड़ेगा। अगर आपने रन नहीं बनाए तो इंडिया पकड़ लेगा। आपको पहली इनिंग में कैसे रन बनाने इंडिया के खिलाफ और दूसरी इनिंग में कैसे रन बनाने इंडिया के खिलाफ, उसके लिए इनके बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेटल्ड होने पड़ेंगे। और सकलैन भाई, अगर हम टॉस जीत जाते हैं तब भी हमने उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है, और अगर टॉस हार जाते हैं उसके लिए भी तैयार करना है। नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में ना बाद में कह दिया जाता है हम टॉस हार गए, अनफॉर्चुनेटली। हम फिर एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बिल्कुल आप सही, आपने बेटा आपने बिल्कुल सही बात की, कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहले बैटिंग, सेकंड बैटिंग, माइंडसेट क्या है, नंबर सेटल्ड है, रोल डिफाइंड है, गो एंड एग्जीक्यूट योर प्लान्स। और इसी तरह बॉलिंग के अंदर है। और आप ये नहीं कि बॉलर बैट्समैनों के ऊपर डाल दें जी उन्होंने रन नहीं किए, या बैट्समैन बॉलर्स के ऊपर डाल दें जी उन्होंने रन ज्यादा दे दिए हमारे पास, नहीं, ऐसा नहीं है। और फील्डिंग जो है वो बिल्कुल शैटर्ड नजर आया, ऐसा नहीं है। आपको 40 ओवर जो है, 240 गेंदें, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। एक एक बॉल के ऊपर हर बंदा जो है वो चार्ज करेगा और इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। इंडिया के खिलाफ ऐसा नहीं है कि आप बॉक्सेस जनाब टेकी ना करें और जाके गो विद द फ्लो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एग्जैक्टली अभी तक तो हमें सारे बॉक्सेस टिक नजर नहीं आ रहे, जो कि कल के मैच के बाद नजर आने चाहिए थे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ताकि अगले मैच की तैयारी हमें दिख सके कि पाकिस्तान कितना तैयार है। वी होप कि जो लूप होल्स हैं उनको कवर किया जाएगा। हम एक ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं कल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। कल की जो पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स थी उसमें सिर्फ 3 छक्के लगे हैं, वो भी मोहम्मद हारिस ने लगाए। वैसे मैं इस पे आपसे बात करना चाह रही थी कि ओवर द जो हमारी बाउंड्रीज लगी वो सिर्फ 3 क्यों है? यानी ओमान के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी इनिंग्स में किसी और प्लेयर से छक्का ही नहीं लग सका। देखिए, मैंने बात की ना कि फिर वही बात होती है, ठीक है पॉजिटिविटी है, ऑब्वियसली आपकी टीम परफॉर्म कर रही है कि आपको स्क्वाड नजर आ, लेकिन सकलैन भाई वाली बात कि जब बड़े टूर्नामेंट्स की बात होती है तो आपके खाली बॉलिंग के ऊपर अलाई नहीं करते हो, आपकी बैटिंग ने भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करना है। इससे पिछले अगर जितने भी आप मैचेस उठा के देख लें तो हमारा एक कंसर्न कल के मैच में भी और इससे पिछले मैचेस में भी कह रहा हूँ, जो हमारा कंसर्न रहा है वो ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं जब ओपनर्स आउट होते हैं तो वो जो आप पावर प्ले के बाद की बात कर लें, और ख़ास करके जब 10-15 ओवर्स जो बीच में आपके 15 ओवर तक मैं कहता हूँ एकदम आपका ना फुल स्टॉप लग जाता है कि रोटेट द स्ट्राइक वाला मामला भी खत्म हो जाता है। वो पूरा का पूरा प्रेशर डालता है आपके एक तो लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर, और आपके जो आगे आपने ज़हन में रखा था कि पावर हिटर्स हमारे आ रहे हैं, जो कि हमने शायद ऐसे पावर हिटर्स बहुत से ज़ाया किए पाकिस्तान टीम ने इसी की वजह से। इस चीज़ को आपको ख़त्म करना है। देखें आप, ठीक है आपने कल मैच जीता, 160 किया, अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि हारिस ने परफॉर्म किया, हम कितने दिन से कह रहे हैं उसको नीचे लेके आओ। फ़खर भी आपको कल 23-24 करते नजर आए, लेकिन मसला ये कि जिस वक्त आपने बड़ी टीम के खिलाफ खेलना है, अगर आप टॉस नहीं जीतते और आपने बैटिंग सेकंड करनी हो, वहां पर आपका क्या स्ट्रैटेजी प्लान है? क्योंकि जिस वक्त आप चेजिंग के लिए जाते हो उस वक्त स्ट्रैटेजी प्लान आपका टोटली डिफरेंट होता है। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने वहां पर फेस करना है स्पिनर्स को। स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त इस विकेट के ऊपर। अगर आप देखें इंडियन स्पिनर्स अच्छी फॉर्म के अंदर आपको नजर आते हैं, उनके खिलाफ आपका क्या प्लान है? क्या आपने एग्जीक्यूशन वही स्ट्राइक रेट वाले पे जाना है या आपने रोटेट द स्ट्राइक पे भी जाना है? बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस रोल से जाते हैं, क्योंकि हमेशा यार आपके बॉलर्स नहीं आपको टूर्नामेंट जितवाएंगे, आपके बैट्समैन का भी कुछ किरदार है। कल भी आपने 160 किया, आपके बॉलर्स ने आके परफॉर्म करके आपको दिया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्क्वाड की देखें बात, अगर आप इंडिया के खिलाफ देखें, आई गेस सकलैन भी इस पर सेकंड भी करेंगे, मेरे लिए सबसे बड़ा जो उनसा इस वक्त एक मैं कहता हूँ थिंक टैंक मेरे लिए सोचने पे है, वो ये है कि पाकिस्तान आखिर बॉलिंग लाइनअप क्या खिलाएगा। पेस बैटरी आपके पास शाहीन है, वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, रिदम भी कल था 141 पे आपने टच किया। दूसरा आपके पास पेस बैटरी का ऑप्शन नहीं है, जो टेरअवे क्विक की बात करते हैं। आपने हारिस को बाहर बिठाया हुआ है, या तो फिर आपको इतना बड़ा जिगरा रखना पड़ना है कि फहीम अशरफ को, मुझे पता है एक ऑलराउंडर वाला मामला है, वो परफॉर्म भी कर रहा है विद अ बैट, या तो फिर आप उसको रेस्ट दें। क्यों? क्योंकि हारिस का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा है, और दूसरा आपको इस विकेट पे आपको रिवर्स स्विंग मिलता है, वो आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं देगा इस चीज का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। लेकिन ऑब्वियसली थिंक टैंक वहां बैठा हुआ है, ये सकलैन भाई से भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वैसे चलें सकलैन भाई आप इसका पहले जवाब दे दें, फिर हम उस्मान की तरफ जाते हैं। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। ये रिवर्स स्विंग वाली जो बात की है, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ भी कम्प्लीटली डिफरेंट जाए। हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इनका स्क्वायर ग्रीन हो, पिच के ऊपर थोड़ा सा घास हो, ये खुद 3, 3.5, 4 फास्ट बॉलर के साथ, 3 फास्ट बॉलर और हो सकता है एक ऑलराउंडर 1-2 स्पिनर्स के साथ चले जाएं, हो सकता है। आई डोंट नो, इंडिया कुछ भी कर सकता है। आपको अब हर लिहाज से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। बाकी ये जो बात रही स्ट्रेटजी प्लान, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, ये तो है ही है, बट आपकी कम्युनिकेशन क्या हो रही है, आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके प्लान्स में? अगर आपकी कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो आप वो जो है वो आपके प्लान्स कंसिस्टेंट नहीं होंगे। अगर फर्स्ट क्या कंसिस्टेंसी है, आप चाहते हैं स्ट्राइक रेट, आपकी ये कम्युनिकेशन चल रही है, आपके इस तरह का अंदाज जाने का है, और फिर अगर आप स्ट्राइक रेट को छोड़ के आप किसी और तरफ चले जाते हैं, और आपने जो नंबर सेट किए हुए हैं जाहिर है उनको आपने कट फॉर रोल डिफाइन किया हुआ है, अगर आप उनको चेंज करते चले जाएंगे तो आप जो कह रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर आपने जो करना है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आई थिंक बड़े मैच से पहले इनको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे फखर का नंबर नीचे किया है, हारिस का नंबर ऊपर किया है, अभी से इनको चाहे पब्लिकली कहना पड़े हेड कोच को, आई थिंक ही शुड शो सम करेज एंड ब्रेवरी कि भाई दिस इज द वे वी आर गोइंग, और ये हमारा बॉलिंग सेटअप है, ये हमारा बैटिंग सेटअप है। वो वाला कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है, इस वक्त टीम को चाहिए भी होगा। अच्छा, मैं चाहूंगी जो पिछली भारत और यूएई की जो मैच था, उसमें भारत और पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीम्स का, उन्होंने भी 57 पर रिस्ट्रिक्ट किया यूएई की टीम को, और 60 रन भी नहीं बनाने दिए, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने भी 60+ रन उनके बनने दिए। आप दोनों की इनिंग्स को किस तरह से एनालाइज करेंगे कंपैरिजन में? अच्छा, ये देखें आप उनका नेट रन रेट देखें और हमारा नेट रन रेट देखें गेम को ख़त्म करने में, दोनों की जो डिस्प्ले है वो देख लें, बाउंड्रीज देख लें, उनके डॉट बॉल देख लें,
फिर उसके बाद मैच जब खत्म हो उसका नेट रन रेट देख लें, उसमें काफ़ी मैसिव फ़र्क है। जैसे इंडिया जो है 10.483 नेट रन रेट है उनका, जीत एक मैच जो खेले हैं, 0.2 उनके भी, हमारे भी 2 पॉइंट है, बट हमारा 4.650 नेट रन रेट है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे ना, तो इंडिया की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की चीज़ों से थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही हैं। माना क्योंकि इंडिया का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस से स्काई हाई है, और उनका ये एसोसिएट मेंबर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वजन है, प्रेशर ज़्यादा है। बट पाकिस्तान और इंडिया जब आते हैं सामने, उस वक्त देखना है कि उस वक्त ये प्रेशर को किस तरह लेके चलते हैं और पाकिस्तानी प्रेशर को किस तरह लेके चलते हैं। बट इस वक्त देखा जाए तो इंडिया ने क्रिकेट पाकिस्तान से कदरे बेहतर के लिए पाकिस्तान के साथ ये किस तरह खेलते हैं ये देखना पड़ेगा। बट हमारा जो कंसर्न है थोड़ा बहुत वो ये है, जो मैं बार बार ये कह चले जा रहा हूँ कि इनको क्लियर होना पड़ेगा, क्या आया यही बैटिंग ऑर्डर है, तो कम्युनिकेशन ऐसी ही हो, क्या आया बॉलिंग यही यूनिट है या किसी को चेंज करना है तो वो उसको ले आया जाए। कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। अब आप 5-6 मैच हैं, कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। बेस्ट 11 अनलेस अनटिल पिच को देख के थोड़ा सा टिंज ऑफ ग्रास है, मौसम थोड़ा सा, तो एक आध ऊपर नीचे बॉलिंग में होगा। बाकी मेरा ख्याल है बेस्ट 11 इनको इनके ज़हन में होनी चाहिए। ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है सकलैन भाई, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सलमान अली आगा के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। उनकी अपनी परफॉर्मेंस कल जो थी बैटिंग में बिल्कुल भी नहीं थी, वो 0 पर आउट हुए। उस्मान, आप सलमान अली आगा को किस तरह से एनालाइज करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके कल की खैर इनिंग्स तो बिल्ड ही नहीं हो सकी, क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है? आई थिंक बहुत जल्द होगा अगर हम उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे कैप्टन हैं, और जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर उनका शफल हो रहा है बार बार, वो बेसिकली अपनी पोजीशन को बार बार कुर्बान कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो ये एक टीम प्लेयर होने का एक निशान है, और मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा इस तरह के प्लेयर हैं कि वो किसी भी नंबर पर आकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि शायद कल जिस तरह से बॉल उनको हुआ उसके अंदर वो जल्दी आउट हो गए, तो मेरा ख्याल है कि अगले मैच के अंदर वो इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, और जिस तरह से पीछे उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया इसी तरह ही करेंगे। और जहां तक बात है, अभी बात हो रही थी कि बैटिंग ऑर्डर्स की और उसके अलावा बॉलर्स की, तो मुझे लगता है कि कल के मैच के अंदर शायद पाकिस्तान एक स्पिनर अपना कम कर दे और हारिस रऊफ को टीम में शायद शामिल करके लेकर आए। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। लेकिन जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 के अंदर फिट हो जाएंगे। और मेरी एक अपनी ओपिनियन है कि जिस तरह से मोहम्मद नवाज परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग से, तो एज ए फ्लोटर उनको भी कहीं पे ऊपर नीचे करके उनकी भी पोजीशन को कहीं चेंज किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप बाकी बल्लेबाजों को देखें तो उस तरह से टच में नजर नहीं आ रहे। हसन नवाज भी काफी बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सलमान अली आगा का भी अभी तक हमने इसी तरह से सिलसिला देखा है। तो अगर एक प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है और उसकी बैटिंग के अंदर फॉर्म चल रही है, तो अक्सर हमने देखा है माजी के अंदर जो टीम्स होती थी वो अपने उन प्लेयर्स को ऊपर ले जाती थी। तो हो सकता है कि कल के मैच के अंदर एक ये गैम्बल पाकिस्तान की तरफ से नजर आ जाए कि नवाज कहीं ऊपर वाली पोजीशन पर भी जाकर खेल ले। लेकिन देखते हैं कि कल मैच में क्या होता है। लेकिन ओवरऑल सलमान अली आगा अभी मुझे नहीं लगता कि कोई उनके लिए कोई बड़ी साइन है। एक बॉल उनको अच्छा पड़ गया, उस पर वो आउट हो गए। तो आई थिंक के अगले मैच के अंदर देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। उम्मीद हम करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। आपने एक बात की कि सलमान अली आगा अपना ऑर्डर या अपनी प्लेसमेंट जो है वो कुर्बान कर रहे हैं टीम के लिए। एक ऐसे भी कैप्टन थे, बाबर की मैं बात करी, जिनके बारे में कहा जाता था वो अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करते, उनको बार बार प्रेशराइज भी इस बारे में किया जाता था, तनकीद भी होती थी, लेकिन फिर वो अपना ऑर्डर चेंज नहीं करती थी। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक वापस आएंगे। आज एक और इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका का, उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान और ओमान के मैच पर तो हमने बात कर ली है डिटेल से, लेकिन आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश का, उस पर भी बात करनी ज़रूरी है, जो कि अबू धाबी में आज होने वाला है। सकलैन भाई, श्रीलंका और बांग्लादेश चूँकि इस इवेंट में एक मैच खेल चुका है और श्रीलंका आज अपना पहला मैच खेलेगा, आपको किस टीम से जो है वो उम्मीद ज़्यादा है आज बेहतर परफॉर्म करने के लिए? डेफिनेटली श्रीलंका से उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस के एतबार से भी बांग्लादेश से वो आगे है। बट ठीक है, इनके हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं।
श्रीलंका के भी, बट आई थिंक अगर वो बांग्लादेश से मार खाता है तो इसका मतलब ये श्रीलंका के हालात बहुत ही नासाज हैं। हमेशा श्रीलंका जो है आप देखें एशिया कप में प्रॉब्ली पाकिस्तान से ज़्यादा जीता हुआ है। फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे जो है वो श्रीलंका है, थर्ड पे आई थिंक एशिया कप की जो विनिंग रेशो है वो पाकिस्तान तीसरे पे है। सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो श्रीलंका बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलता है और इन्होंने वर्ल्ड कप भी इधर ही जीता हुआ है। इनकी लेगेसी है सब कॉन्टिनेंट में एक अच्छा क्रिकेट डिस्प्ले करने की। तो आई थिंक श्रीलंका फेवरेट होगी आज, बट देखना है ये इतनी इन्होंने चॉप एंड चेंज की हुई है, क्या आया वो वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए एशिया कप को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं, या क्या आया एशिया कप को भी इन्होंने काफ़ी सीरियस लिया हुआ है। तो ये आज देखना पड़ेगा आज के मैच में। सकलन भाई, जो बांग्लादेश का पिछला मैच हुआ हांगकांग का, वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ मैच था, या हम बांग्लादेश के उस पर तनकीद भी कर रहे थे परफॉर्मेंस पे। आपको लगता है कि बांग्लादेश एटलीस्ट क्लोज मैच तो लेके जाएगा श्रीलंका के? जाहिर है बांग्लादेश की एक जो सुपर स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि ये मोमेंटम को कैच करते हैं, और जब इनको पता चलता है कि ये किसी भी दुनिया की टीम, खाली श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया इवन ले आओ सामने या किसी और टीम को भी सामने ले आओ, जब बांग्लादेशियों को मोमेंटम मिलता है और इनके अंदर एक बिलीफ आता है तो इनकी जो टीम के अंदर एक रुथलेस अप्रोच होती है ना, वो जो आधा घंटा अगर वो उसको स्ट्रेच कर जाए, थोड़ा सा और आगे ले जाए, तो ये किसी भी टीम को मार सकती है, मात दे सकती है, क्योंकि इनके अंदर इनको मोमेंटम, यानी आप समझ लें कि ये मोमेंटम वाली टीम है। जब मोमेंटम मिलता है तो इनके अंदर बहुत यूनिटी होती है, अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो ये फिर बिल्कुल तितर बितर हो जाती है, बिल्कुल डिसमेंटल हो जाती है, वो टूट जाती है। तो इनके अंदर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजें हैं। अगर इन्होंने श्रीलंका को पकड़ लिया बैटिंग करते हुए, खासतौर पर बॉलिंग करते हुए, बैटिंग में तो है ही है बट खास तौर पे बॉलिंग करते हुए, इनकी फील्डिंग में फिर चीखो पुकार आपको नजर आएगी, मिड ऑन वाला, मिड ऑफ वाला, फाइन लेग वाला, थर्ड मैन वाला, डीप स्क्वायर, डीप कवर वाला, हर जो बंदा है वो वहां से चीखेगा, भाग के अंदर आएगा, फिर वापस जाएगा। इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है जब इनको मोमेंटम मिल जाता है। तो दे आर दैट टीम इज डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम। ये इस टीम को इसका बड़ा वो चाहिए होता है। अगर वो नहीं है तो फिर ये बिल्कुल आराम से नीचे लेट जाते हैं। बिल्कुल सही है अवैस। बांग्लादेश ने जो पिछला मैच खेला वो एक क्लोज मैच था अभी तक के टूर्नामेंट में हांगकांग के साथ। आपको लगता है कि आज एक क्लोज मैच होने वाला है श्रीलंका के अगेंस्ट, और बांग्लादेश को उनकी साइड की मैं बात करूं तो क्या ऐसी तैयारी या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी श्रीलंका के खिलाफ? या श्रीलंका 2022 गालिबन एशिया कप जीता था, आपको याद हो, पाकिस्तान के खिलाफ। वो जमान खान का बड़ा एक फेमस ओवर था, और उस वक्त भी वो जो स्निक हुआ था मुझे याद है, क्योंकि इनके कप्तान है श्रीलंका, उनकी बॉल बैट से हुआ था अगर मैं गलत नहीं, और अभी वो कप्तान भी हैं। और इससे पहले आपको पता है वो 2-1 से जीत के जिम्बाब्वे में सीरीज आ रहे हैं। पहला मैच उनका बड़ा ख़राब गया था, उसके बाद उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। श्रीलंका वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन मैं कहता हूँ टीम है एशिया की, क्योंकि 1-2 मैचेस लंका लाइन से खेलने का इत्तेफाक भी हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहता हूँ कि उनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इतना ज़्यादा नाम नहीं बनाता उनका स्ट्रक्चर, लेकिन स्कूल क्रिकेट को आप देख लें, आप उनके क्लब क्रिकेट को देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उनका, जहाँ से प्लेयर्स ऊपर आते हैं। उनका भी थोड़ा सा इशू रहा है बहुत से मामलात में, लेकिन जब अब इस स्क्वाड की बात करें तो ये थोड़ा नया स्क्वाड है, इसके अंदर बहुत से ऐसे नाम मौजूद हैं नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, सबकी नज़रें ज़्यादातर श्रीलंका पे होंगी। कुछ साल परेरा बहुत अरसे से श्रीलंका टीम में उन्होंने ओपन भी किया हुआ है, मिडल ऑर्डर के अंदर भी खेलते हुए आए। उसके अलावा एक प्लेयर जिसकी बात मैं करना चाहूँगा वो इस वक्त कमिंडू मेंडिस की है, जो कि मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। ये एक ऐसा प्लेयर है जिस पे सबकी नजरें होंगी, क्योंकि मिडल ऑर्डर के अंदर इसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। मुझे याद है कि बड़ा इस पर भी बहस हुई थी। चंदीमल मिडल ऑर्डर के अंदर श्रीलंका में होते थे, एक बड़ा सीनियर कैंपेनर, अंडर 19 भी कप्तानी कर चुका है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आती, तो उसको रिप्लेस करके आया और बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस की आपको नज़र आती है। पेस बैटरी में थोड़ा सा वीक लिंक इनको नज़र आता है श्रीलंका का, लेकिन फिर मैंने कहा एक ऐसी साइड है जो कि वन ऑफ दी बेस्ट एंड कंडीशंस के अंदर, फिर हसरंगा इनके पास मौजूद है, स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, तो आसान नहीं होने वाला। आपको ज़्यादा उम्मीदें जो है वो श्रीलंका की टीम से ही हैं आज के मैच में कंपैरेटिवली बांग्लादेश। देखिए एक चीज़ है ना कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है, राइट। इसके अंदर जो टीम पहला मैच जीतेगी वो मोमेंटम पकड़ेगी। ठीक है, बांग्लादेश भी अपना मैच जीत चुका है, लेकिन मैंने कहा उनकी बैटिंग स्ट्रगल करती है उस फेज के अंदर भी आपको नजर आई है। श्रीलंका का ये है कि वो उनका मैच इसलिए लेट था क्योंकि वो उस कंडीशन से जिम्बाब्वे से आए, उनको आज जाके पहला मैच है, स्ट्रॉन्ग मैच होगा। लेकिन सकलैन भाई से एक बात पूछनी थी, सकलैन भाई कितने फोन आए हैं नफल के इस दफा? किधर से? बांग्लादेश से नफलों के कितने फोन आ चुके हैं, कितने नफल हैं?
अच्छा, वो पहले की बात मैं कर रहा था उस वक्त। आई एम नॉट श्योर, अभी मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा। मुशी भाई हैं, शायद मुशी भाई ने मुसल्ला बिछाया हो। अच्छा उस्मान, आपको मैं एक दफा बांग्लादेश के साथ टूर कर रहा था। ये T20 वर्ल्ड कप था श्रीलंका में जो हुआ। मैं बांग्लादेश का कोच था उस वक्त। तो हमारी फ्लाइट वहां से ढाका से निकली, दुबई पहुंचे। दुबई में सारी टीमें आई हुई थी, तो मैं वाहिद दाढ़ी टोपी वाला था, साथ में जाहिर ब्लेजर वगैरह तो पहना हुआ था। तो वो जब टीमें जो है ना वो इमिग्रेशन से गुजर रही थी, तो मैं साथ में था। तो एक अरब मुझे कहने लगा, कहता है आर यू विद दिस टीम? मैंने कहा यस। कहता ओ दे कैरी मुअल्लम विद द टीम एज वेल। मैं कहा आई एम नॉट मुअल्लम भाई, इमाम, सॉरी। कहते हैं इमाम को साथ लेके चलते हैं ये। मैंने कहा मैं ना इमाम हूँ ना मुअल्लिम हूँ, मैं कोच हूँ। कहते हैं रियली? मैंने कहा यस। नहीं, ये वाले जो किस्से आप सुनाते हैं ना, ये हमारे शो की जो शान है ना वो बढ़ा भी देते हैं। वैसे हमें ये जरूरी भी होती है। अच्छा उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आपको क्या उम्मीदें हैं आज के मैच से? आई थिंक एक अच्छा मैच होगा, और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ हमारे जो एक्सपर्ट पैनल है इनसे डिफर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश की टीम को आज एज होगा। एक तो उनको एक मैच उन्होंने खेला हुआ है सबू ज़ेबी के पिच के ऊपर, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने टफ कंडीशन के अंदर आके कम बैक किया है मैच के अंदर। क्योंकि अगर आप पिछला मैच उनका देखें तो स्ट्रगल करती हुई टीम नजर आ रही थी। 2 जल्दी आउट हो गए थे, फिर उसके बाद लिटन दास परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, और अगर इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें श्रीलंका का खास तौर पर, तो जिम्बाब्वे में एक T20 मैच भी हारे, गो के सीरीज 2-1 से जीत के। और उससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने अपने होम कंडीशंस के अंदर सीरीज खेली, तो वो 2-1 से T20 सीरीज श्रीलंका हार गया था। तो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं एक एज होगा और दबाव होगा श्रीलंका के पास के। चलें उस्मान, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को एज होगा। मैं चाहूंगी, अब वक्त बहुत कम है उस्मान, मैं चाहूंगी कि आप प्रेडिक्शन साथ ही दे दें। आपको क्या उम्मीदें हैं और प्रेडिक्शन क्या है आपकी? आई थिंक मुझे लगता है 60-40 होगा मैच इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। ऑल राइट। सकलैन भाई, आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? 70-30, 70 श्रीलंका, 30 बांग्लादेश। ऑल राइट। ओवैस? ये सेफ साइड 50-50, लेकिन एक चीज देखना चाहूंगा, आप 50 नहीं कर सकते इस शो में। मैं किसी को 50 नहीं करने देती। या तो आप 51 करेंगे या फिर आपकी मर्जी है। यहाँ कर लें 60 श्रीलंका, 40 बांग्लादेश। लेकिन सकलैन भाई, उस्मान भाई, नागिन डांस आज देखने वाला होगा बांग्लादेश का। मैंने वो देखना, वो जिस पे लड़ाई हुई थी। चलें जी, अब शो का वक्त बिल्कुल हो चुका है, हमें प्रोग्राम को करना है क्लोज। देखते हैं कि कौन सी टीम आज का मैच जीती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।